हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.91 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुन लें। अ बॉल ऑफ मास m falls from a certain height on the pan of mass capital M of a spring balance. The rigidity of the spring is K. Assuming that the collisions of the ball with the pan are perfectly elastic, the displacement delta x of the point about which the pointer of the balance will oscillate is, यानी बैलेंस का पॉइंटर जिसके अबाउट ऑसिलेशन चल रहा है वो कितना डिस्प्लेस होगा, इस इंपैक्ट से हमें यह बताना है। एक बार उस चित्र को आप समझने की कोशिश करें जो एसोसिएट किया जा सकता है इस प्रॉब्लम से। कुछ इस तरह से एक स्प्रिंग को मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दे रहा हूं, फिक्स कर दे रहा हूं, और एक पैन को इस पे अटैच कर दे रहा हूं। इस पैन पर एक ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है, और ये बात ध्यान रखें कि m को कैपिटल M से बहुत बहुत छोटा बताया गया है। इस पैन पे गिरता है, इस हाइट को मैं h मान ले रहा हूं जिस हाइट से ये गिरेगा इस पैन के ऊपर। स्प्रिंग का कांस्टेंट स्मॉल k गिवन है। अब इन सभी जानकारियों के बेस पे ये लिखा हुआ है इस प्रॉब्लम में कि हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट अबाउट विच द पॉइंटर ऑफ द बैलेंस विल ऑसिलेट कैलकुलेट करना है। तो इस इंपैक्ट से जो फोर्स डेवलप होगा इस पेन पर, उसके कारण हम समझ सकते हैं कि जिस पॉइंट के अबाउट ये बैलेंस में जो भी पॉइंटर है वो भी कुछ डिस्प्लेस होगा जिसके अबाउट ये ऑसिलेशन करेगा। सो हमें यही बताना है कि पॉइंटर जो है वो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी पोजीशन से, बैलेंस का पॉइंटर कितना डिस्प्लेस हो जाएगा इस इंपैक्ट से मिलने वाले फोर्स के कारण, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दें, अगर सिंपल एस्पेक्ट में देखें और डायरेक्ट विजुलाइज करने की कोशिश करें तो आप इसे ऐसे समझें कि इस पेन के वेट से ये स्प्रिंग पहले भी कंप्रेस्ड है, यानी इनिशियली ये कंप्रेस्ड स्टेट में है, हम जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एसएचएम में इक्विलिब्रियम पोजीशन जब आ जाती है तो उसी कंडीशन को न्यू मीन पोजीशन मानते हुए सवाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि हम स्टूडेंट्स को अपने थ्योरी पार्ट में बताते हैं कि इक्विलिब्रियम आने के बाद बनने वाले मीन को नया मीन मानते हुए आप क्वेश्चन को वहां से आगे बढ़ा सकते हैं। सो क्लियरली ये ब्लॉक जब इस पेन पे गिरेगा, एक बात पर और ध्यान दें, इसे बॉल बोला गया है। सो मैं इसे थोड़ा सा स्फेरिकल बना लेता हूं। सो जब ये बॉल इस पेन पे इंपैक्ट लेगी तो जो फोर्स डेवलप होगा उसके कारण उस बैलेंस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट होगा जिसके अबाउट ये ऑसिलेशन चलेगा। हमें वही कैलकुलेट करना है। तो सिंपली ये थिंक करिए कि ये बॉल इस पेन पे टकरा के अल्टीमेटली रुक चुकी है। तो अगर ये बॉल इस पेन के ऊपर रेस्ट स्टेट में आ जाएगी तो पुराने इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम पोजीशन मानते हुए कितना शिफ्टिंग आएगा उस वेट के कारण जो एक्स्ट्रा डेवलप हुआ है हम देख पाएंगे, उसे वो निकाला जा सकेगा इस स्मॉल बॉल के वेट और kx को कंपेयर करके। इसे मैं ky लिख लेता हूं, जहां y में उस एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट को मान रहा हूं इस स्प्रिंग में कंप्रेशन के रूप में इस ब्लॉक या इस बॉल के गिरने के बाद। सो mg को अगर मैं ky से कंपेयर करूं तो y का वैल्यू आएगा mg अपॉन k। यहां पर ध्यान दें, कई बार स्टूडेंट सोचता है कि सर स्प्रिंग तो पहले से भी कंप्रेस्ड थी तो उसका कैलकुलेशन नहीं किया गया। तो ध्यान दें, हम जानते हैं कि पहले से भी स्प्रिंग कंप्रेस्ड थी और इस पेन के वेट के कारण ऐसा हुआ है। इस बात को आप ऐसे समझें कि अगर इस स्प्रिंग को उस कंडीशन से स्टार्ट किया गया होता जब ये रिलैक्स्ड स्टेट में थी, तो वहां से इस पेन को रखने के बाद आए हुए चेंजेस को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, mg इक्वल टू kx, और उसी कंडीशन से स्टार्ट करके जब इस स्मॉल m मास को यहां पर कंसिडर करके इक्वेशन लिखी जाती तो m प्लस mg को लिखा जाता kx प्लस y। अब ध्यान दें कि इस वे में लिखते समय मैं पुराने कंप्रेशन को भी गिन रहा हूं। मैंने mg को kx कहा उस इक्विलिब्रियम के लिए जब ये पेन इस स्प्रिंग के ऊपर रख दिया गया, उस समय के कंप्रेशन को x माना, और इस स्मॉल m ब्लॉक के आने के बाद, इस स्मॉल m मास के बॉल के आने के बाद जब ये और कंप्रेस हुई तो मैंने उसे x प्लस y नाम दिया।
अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूं तो आप समझ सकते हैं कि mg का टर्म इधर के kx से कैंसिल हो जाएगा और हमें वही इक्वेशन मिल जाएगी जो डायरेक्ट कैलकुलेशन करने पर मिल रही है। यानी उस कंडीशन को नया मीन मानते हुए क्वेश्चन को वहां से आगे बढ़ाया जा सकता है और इस वे में सॉल्व करने पर जो कंप्रेशन आएगा या उस पॉइंटर पॉइंट का जिसके अबाउट ऑसिलेशन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कुछ इस तरह का आना चाहिए। हालांकि ध्यान दें कि क्वेश्चन में राइटर ने ऐसा नहीं कहा है। क्वेश्चन में राइटर ये बोल रहे हैं कि आप एज्यूम करें सभी कोलिजन्स बॉल के पेन के साथ परफेक्टली इलास्टिक है। अब इस बात को समझें कि कोलिजन्स कहा गया है, नॉट अ सिंगल कोलिजन। यानी इस तरीके से हमने इस बॉल को इस पेन पे रेस्ट में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन का जो क्लियर लैंग्वेज है उसमें साफ बोला गया है एज्यूमिंग दैट द कोलिजन्स ऑफ द बॉल विद द पेन आर परफेक्टली इलास्टिक। यानी क्वेश्चन में जो प्रोसेस हो रही है वो कुछ इस तरह की है कि बॉल पेन पे गिरेगी, दोनों हल्का सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे। हल्का सा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि पेन का मास बॉल के कंपैरेटिवली बहुत बहुत ज्यादा है। इग्नोरेबल वाली कंडीशन को डेवलप किया गया है। अब दोनों मोशन करेंगे, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होगा डाउन, वापस आएंगे और इस पोजीशन पर आकर के फिर से डिटैचमेंट होगा। अब यहां पर ध्यान दें कि जिस पोजीशन पर बॉल इस पेन पे टकराएगी वो फर्स्ट एक्सट्रीम है इस नए ऑसिलेशन का। इसके बाद इस कंप्रेशन में एक मीन आएगा, इस बॉल के फैमिली में जोड़ने के बाद एक नया मीन आएगा और उस नए मीन से और डाउन तक मोशन होगा सेकेंड एक्सट्रीम तक। फिर वापस ये सिस्टम ऊपर को आएगा और फिर वापस इसी टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगा जहां पर इनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये बॉल दोबारा फ्री हो जाएगी मूव करने के लिए। यानी जिस स्पीड से बॉल इंपैक्ट लेगी उसी स्पीड से उसी पोजीशन पे आके डिटैच होगी और फिर एक बार h हाइट तक वापस जाके फिर आएगी और इस इलास्टिक कोलिजन की प्रोसेस को हम लगातार चलता हुआ देखते रहेंगे। तो राइटर हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम उन सभी कोलिजन्स से मिलने वाले फोर्सेस को काउंट करके इस प्रॉब्लम को अल्टीमेटली डिफाइन कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए। तो ध्यान दें, अगर उस पैटर्न में सोचें और इस हाइट को h माने तो बॉल ने पहली बार इंपैक्ट लेते समय जो वेलोसिटी यहां पर दिखाई होगी वो क्या होगी, एक बार देखते हैं। गैलीलियन थर्ड इक्वेशन बेस्ट रहेगा इसके लिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। डायरेक्ट स्केलर फॉर्म में मैंने लिख दिया है और अब v का वैल्यू आया है √2gh। अपवर्ड डायरेक्शन को j कैप और डाउनवर्ड को -j कैप लिख करके हम एक्सप्लेन करेंगे। सो ये बॉल इस पेन से इतनी वेलोसिटी से टकराएगी, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। सो इस बॉल का जो मोमेंटम इस पेन से टकराते वक्त कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, एक बार उस पर ध्यान दें। वो होगा मास इंटू वेलोसिटी और वेक्टर फॉर्म में इसे मैं -j कैप में लिखूंगा। सो इतना मोमेंटम इस बॉल के पास होगा इनिशियली जब ये इस पेन से टकराएगी। अब ध्यान दें, इस इंपैक्ट के बाद एक हल्का सा ऑसिलेशन होगा, वापस उसी पोजीशन पे सिस्टम आएगा और बॉल रिबाउंड हो जाएगी। यानी बॉल जब वापस जाएगी तो आप समझ सकते हैं इलास्टिक कोलिजन है, इतने ही मैग्नीट्यूड का मोमेंटम लेके बॉल रिबाउंड हो जाएगी। सो P फाइनल को मैं लिख दे रहा हूं m इंटू √2gh विथ +j कैप। हमें मालूम है कि वापस जाते समय बॉल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वही है जो आते समय था, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। सो मोमेंटम इतना हो जाएगा। यानी इस एक इंपैक्ट में बॉल के मोमेंटम में चेंज को निकाला जा सकता है। इस एक इंपैक्ट में बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है उसे देखा जा सकता है। सो एक बार कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम चेंज इन द बॉल। तो बॉल के मोमेंटम में जो चेंज आया है वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम और क्लियरली इससे इसे घटाने पर जो आउटकम आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इतना छोटा कैलकुलेशन आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो डायरेक्ट हम इसे इस तरह से लिख पाएंगे, इतना मोमेंटम चेंज होगा इस बॉल का इस प्रोसेस में। और अब ध्यान दें कि जितना मोमेंटम बॉल का चेंज हुआ है उतना मोमेंटम इंपार्ट होगा इस पेन सिस्टम के ऊपर। यहां पर ये बिल्कुल क्लियरली समझें कि जिस समय इंपैक्ट हो रहा था उस समय इस बॉल और पेन सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स परफॉर्म नहीं कर रहा था,
कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि सर ग्रेविटी तो परफॉर्म कर रही थी। तो आप ध्यान दें कि ग्रेविटी उस मिनिमम टाइम पर एक इफेक्टिव इंपल्स डेवलप नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि इन केसेस में इंपल्सिव फोर्सेस को अलग से कंसिडर करना पड़ता है। ग्रेविटी जैसा नॉर्मल फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा नहीं है, जब इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम ऑफ इंपैक्ट डेल्टा टी के लिए इंपल्स देगी तो वो एक इग्नोरेबल इंपल्स होगा। सो इतना मोमेंटम चेंज हुआ है बॉल का, और हम जानते हैं कि इस इंपैक्ट में पेन और बॉल सिस्टम के नेट मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए था। सो अगर बॉल के मोमेंटम में इतना चेंज आया है तो पेन को इतना ही मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में मिला होगा। यहां पर मैं पेन को मोमेंटम मिलने की बात कर रहा हूं क्योंकि इनिशियली इस पेन के पास कोई भी मोमेंटम नहीं था, ये इक्विलिब्रियम में था, रेस्ट कंडीशन में था। सो जितना बॉल के मोमेंटम में चेंज आया है, मैं उसी चेंज के इक्विवेलेंट पेन के लिए मोमेंटम को लिख दे रहा हूं। मैं इसे P से प्रेजेंट कर रहा हूं। सो जो मोमेंटम इस पेन को मिला है, आप इसे मोमेंटम कहें या मोमेंटम चेंज कह ले, एक ही बात है, क्योंकि इनिशियली इसके पास कोई मोमेंटम नहीं था तो इसका कंप्लीट मोमेंटम इसने गेन ही किया है। सो डेल्टा P ऑफ द पेन लिखा जा सकता है 2m अंडर रूट 2gh इंटू माइनस जे कैप। कुछ इस तरह से पेन को मिलने वाले मोमेंटम को मैंने प्रेजेंट कर दिया है। बॉल को मोमेंटम चेंज अपवर्ड डायरेक्शन में मिला है तो पेन को उतना ही मोमेंटम चेंज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, और पेन का मोमेंटम चेंज ही पेन को मिलने वाला मोमेंटम है, क्योंकि इनिशियली इस पेन के पास कोई मोमेंटम नहीं था। अब ध्यान दें, इतना मोमेंटम पेन ने रिसीव किया है इस प्रोसेस में एक इंपैक्ट में। ये एक इंपैक्ट का काम है। एक बात और कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये बॉल इससे टकराने के बाद वापस जाके दोबारा कितने टाइम में इस पेन तक आएगी, तो वो भी कैलकुलेट इजीली किया जा सकेगा। वेलोसिटी वापस लौटने की मालूम है v, और अल्टीमेटली यहां पर पहुंच के ये 0 हो जाएगी। सो फर्स्ट इक्वेशन अगर अप्लाई की जाए गैलीलियन की तो v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। v वेक्टर की जगह हम नल वेक्टर लिखेंगे, u वेक्टर की जगह v वेक्टर विथ j कैप, और a वेक्टर की जगह माइनस j कैप विथ t। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करके t का वैल्यू मिल जाएगा v अपॉन g। यहां पर मैंने दोनों तरफ जे वेक्टर के कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए हैं। सो इतना टाइम लगेगा इस बॉल को जाने में और इतना ही टाइम वापस आने में, और v का मैग्नीट्यूड भी हमें मालूम है। सो टाइम को मैं कंप्लीटली प्रेजेंट ही कर दे रहा हूं, यानी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लगेगा इस पेन और बॉल के बीच में इंपैक्ट के लिए, उस टाइम को हम लिख पाएंगे t इक्वल टू डबल ऑफ स्मॉल t यानी 2v/g, और v का वैल्यू है अंडर रूट 2gh, तो मैं इसे ऐसे लिख पाऊंगा। g से इसे रूट g टाइम्स कैंसिल करके t का वैल्यू हम लिख पाएंगे 2 इंटू अंडर रूट 2h/g, यानी कुछ इतना टाइम लगेगा दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में। इतना मोमेंटम मिलेगा पेन को हर कोलिजन के समय पे। सभी डाटा कैलकुलेट किए जा चुके हैं। अब मान लीजिए ये कंप्लीट प्रोसेस आने जाने की, ये बॉल आ रही है, जा रही है, आती जाती रह रही है, बार बार इंपैक्ट ले रही है इस पेन के साथ, और इस पेन को एक हल्का सा ऑसिलेशन प्रोवाइड कर रही है। ये ऑसिलेशन बहुत स्मॉल है क्योंकि ये दिया है mm के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि वो ऑसिलेशन कितना है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, या हमको ये कैलकुलेट करना है कि नया मीन जो इस इंपैक्ट के कारण मिलने वाले फोर्स के कारण आया है वो पुराने मीन से कितना शिफ्ट हुआ है, वो पॉइंटर अपनी पुरानी पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गया, हमें ये जानना है। तो मान लीजिए कि ये आने जाने की प्रक्रिया इस बॉल की एक लंबे टाइम इंटरवल t डैश तक जारी रहती है। अब क्लियरली हम जानते हैं t टाइम बाद दूसरा कोलिजन हो रहा है, पहले के t टाइम बाद दूसरा कोलिजन हो रहा है। सो अगर मैं एक लंबा टाइम इंटरवल t डैश प्रोवाइड करूं तो इस t डैश टाइम इंटरवल में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स हो जाएंगे t डैश अपॉन t। यहां पर ये नंबर ऑफ कोलिजन्स को प्रेजेंट कर रहा है, आप समझें, ये नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं, यानी इतने कोलिजन टोटली हो जाएंगे इस बॉल और पेन के बीच में, और हर कोलिजन में हमारे पेन को इतना मोमेंटम मिल रहा है। सो इतना मोमेंटम मिल रहा है, इतनी बार कोलिजन होगा पूरे खेल में, तो नेट मोमेंटम चेंज कितना मिलेगा इस पेन को, हम वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डाटा यहीं रहने देते हैं क्योंकि इससे हम आंसर को कंपेयर करेंगे फाइनली।
ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं, इस पर डिस्कशन हो चुका है। सो मोमेंटम चेंज और नंबर ऑफ कोलिजन्स जानने के बाद अब अगर मैं कैलकुलेट करूं कि नेट मोमेंटम चेंज कितना मिला है पेन को, तो पेन का नेट मोमेंटम चेंज डेल्टा पी नेट लिखा जा सकेगा। ये मोमेंटम चेंज जो एक इंपैक्ट में हुआ है पेन का, यानी कि जो मोमेंटम पेन को मिला है, इनिशियली उसके पास कुछ नहीं था, इनटू नंबर ऑफ कोलिजन्स जिसे मैं टी डैश बाई टी कहूंगा। सो टी डैश बाई टी से मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। टी का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी हम इसे अप्लाई कर देंगे। सो इतना मोमेंटम कुल मिला के चेंज हुआ है इस पेन का इस प्रोसेस में। और अब मैं जानना चाहूंगा कि इस मोमेंटम चेंज से कितना फोर्स डेवलप हुआ है इस पेन में, इस प्रोसेस में इस बॉल के इंपैक्ट से इस पेन को कितना फोर्स मिला है। सो फोर्स को हम लिख पाएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आप जानते हैं इस बात को। और मोमेंटम चेंज मेरे सामने है 2m√2gh माइनस जे कैप टी डैश अपॉन टी अपॉन टोटल टाइम टेकन इन द प्रोसेस। हम जानते हैं फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है और इतना मोमेंटम चेंज होने में इतना टाइम लगा है। सो इसे सॉल्व करने पर टी डैश को कैंसिल करने के बाद फोर्स का वैल्यू हमें मिलेगा। एक बात और ध्यान दें, मैं सब कुछ वेक्टोरियली कर रहा हूं और इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूं, तो इस पर आप लोग ध्यान दें, ये एक गलत स्टेप माना जाएगा। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को आप स्केलर फॉर्म में ना लिखें। इस तरह की इक्वेशन जब आप लिखते हैं तो हम ये जानते हैं कि आप सभी टर्म को स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी लाइन में वेक्टर टर्म यूज कर रहे हैं तो आप वेक्टर लगाएंगे। ये मुझसे भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप इस पर ध्यान दें। तो एफ वेक्टर का वैल्यू कुछ इस तरह से आ चुका है। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। यह है 2m√2gh माइनस जे कैप अपॉन टी, और टी का वैल्यू अब मैं यूज करूंगा 2 टाइम्स √2h अपॉन जी माइनस जे कैप। यानी इस इंपैक्ट से इतना फोर्स पेन को मिला है। और अब थोड़ा सा मुझे इसे सॉल्व करने दें आप। ये 2 और ये h कैंसिल हो जाएंगे, जी न्यूमरेटर पे आ जाएगा और अल्टीमेटली ये बन जाएगा माइनस जे कैप इंटू एन। सो फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद जो कंक्लूजन निकला है आप उस पे आए कि जो फोर्स इस बॉल के बार बार टकराने के कारण इस पेन पे डेवलप हुआ है वो इसके वेट mg के ही बराबर है। और अब अगर ये mg के ही बराबर है तो इस फोर्स के लगने से जो पुराना मीन है वो कितना शिफ्ट हो जाएगा उसे आसानी से निकाला जा सकता है। उस शिफ्ट को डेल्टा एक्स बोला है राइटर ने। सो मैं mg को k डेल्टा x से कंपेयर कर रहा हूं और इस डेल्टा x का वैल्यू निकलेगा mg अपॉन k, जो कि वही है जो डायरेक्टली इसके वेट को एक नए फोर्स के रूप में लेके हमने निकाला। यहां पर ध्यान दें, पहली बार हमने ये मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि अल्टीमेटली ये बॉल भी इस फैमिली की मेंबर बन चुकी है और डायरेक्ट ये आंसर आया था। और दूसरी बार लगातार कोलिजन्स को गिन गिन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो भी हमने यही रिजल्ट पाया। तो फर्दर केसेस में कभी आप इस तरह का सवाल एग्जाम में देखते हैं तो ये डायरेक्ट हिट करने वाला मेथड इस तरह के सवालों में काम करता है। सो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को जज कर सकते हैं। थैंक यू।